हे व्यूअर्स, दिस इज शालिनी। वेलकम बैक टू शाइन डेयर क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी अपनी धीरे से करने लगी अब, ठीक है। रिजल्ट वगैरह का प्रोसेस जैसे आपका जून का महीना ख़त्म होगा वैसे ही सारी चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। रिजल्ट के लिए मत सोचिए कि रिजल्ट आएगा तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो देर हो जाएगी, तब आप फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको मैं इसीलिए सारी क्लासेस दे रही हूँ, सुबह 10 बजे, शाम को 8 बजे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। हम रोज़ 20 से 25 मिनट मिलते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को कंडक्ट करते हैं। आप अगर क्लास नहीं खुद से पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये क्लास अटेंड कर लीजिए, सुन लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप अवगत रहिए कि ये टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, ठीक है। आप सभी शाइन डेट के साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जो भी लोग नए हैं उनका बहुत स्वागत है, वेलकम है शाइन डेट क्लासेस में। क्लासेस को ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको जेन्युइन रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज की जो वीडियो है काफ़ी अच्छी होने वाली है। पॉइंट इसमें अच्छे मैंने चूज़ किए हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। साइंस की क्लास है। साइंस की क्लास मैं ज़्यादा कर रही हूँ। आपने सोचा इस बात को कि मैम साइंस ज़्यादा करवा रही हैं, साइंस और इंग्लिश इसलिए करवा रही हूँ। मैथ बहुत कम है इस बार। मैथ की क्लासेस मैं करवाऊँगी अच्छे से। अभी मैं आपको जो ये व्यंजक वाला पढ़ा रही हूँ मैथ में ना, वो मैं आपको अभी पॉलिनॉमियल कहते हैं उसको इंग्लिश में, और अच्छे तरीके से बताऊँगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। आज ये जो साइंस अब मैं करवा रही हूँ ज़्यादा इसलिए क्योंकि साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सभी का गड़बड़ हुआ था। सोचिए साइंस का पेपर गड़बड़ हुआ, साइंस का गड़बड़ हो जाएगा तो उम्मीद नहीं थी। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो गई थी। इसीलिए आपके पास साइंस की भी बुक मोटी है, सिलेबस भी बड़ा है, इसीलिए साइंस को मैं करवाती चल रही हूँ और अच्छे से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आज का जो टॉपिक है ये छाया एवं ग्रहण से है। चैप्टर फर्स्ट अभी भी चल रहा है। अभी एक वीडियो इसके ऊपर और बनेगा, ठीक है। तब आपका जाके ये चैप्टर फर्स्ट जो है वो टोटली फिनिश्ड होगा। चलिए आगे देखते हैं। आज के टॉपिक में कुछ और भी चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले समझते हैं कि छाया क्या है, फिर हम समझेंगे ग्रहण क्या है, ठीक है। छाया को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं और ग्रहण को हम इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं छाया। व्हाट डू यू मीन बाय छाया? छाया को हम परछाई कहते हैं, ठीक है। छाया को हम शैडो कहते हैं, ठीक। ये हम जानते हैं। हमारी परछाई, पहले होता ना कि परछाई परछाई खेलो, उनकी परछाई दबाओ, उनकी परछाई दबाओ, ऐसा हम लोग बहुत पहले खेला करते थे, बहुत पहले, ठीक है। चलिए, किसी प्रकाशीय स्रोत के सामने, प्रकाशीय स्रोत का मतलब आप समझ रहे हैं जहाँ से सूर्य की नहीं, मतलब जैसे जहाँ से लाइट का सोर्स आ रहा है, जहाँ से जो प्रकाश का सोर्स आ रहा है, कोई लाइट जल रही है, कोई लैंप जल रही है, या चांद की भी परछाई कभी कभी दिखती है। मतलब चांद का ऐसा उजाला रहता है, कभी कभी अलग तरीके की चांद निकलते हैं, कुछ कहते हैं अंजुरिया रात हुई है, उसमें भी देखे तो आपकी परछाई दिखती है। तो कभी कभी ऐसा देखने को हुआ है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, किसी प्रकाशीय स्रोत के सामने जहाँ से लाइट का सोर्स आ रहा है, एक अपारदर्शक, अपारदर्शक का मतलब है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट थिंग्स है। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है नॉन ट्रांसपेरेंट। वो होता है जिसमें लाइट का प्रकाश आर पार करके चला जाता है। अपारदर्शक वो होता है जो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें कोई भी प्रकाश का सोर्स पार नहीं होता है। समझ में आई बात? कोई इसमें टॉपिक गलत नहीं करेगा। ये दोनों मैंने आपको बता दिए कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, किसी प्रकाशीय स्रोत के सामने एक अपारदर्शक वस्तु रखने पर प्रकाश की किरण, जो लाइट की रेज है, वो वस्तु को, थिंग्स को पार नहीं कर पाती है, जिसमें वस्तु के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई पड़ता है, जिसे छाया कहते हैं। आपसे आएगा प्रश्न, छाया पर क्या आप समझते हैं? दो अर्थ, मतलब कि 2 लाइन लिखिए, टिप्पणी करिए, अभिप्राय बताइए। ऐसे आप लिख सकते हैं कि एक प्रकाशीय स्रोत के सामने एक अपारदर्शक वस्तु रखने पर प्रकाश की किरण वस्तु को पार नहीं कर पाती है, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधकार सा भाग दिखाई पड़ता है, जिसको हम छाया कहते हैं। बेसिक, सिंपल, सस्ती बातें, ठीक है, और एकदम साधारण शब्दों में। दूसरा देखिए, कुछ और बातें भी यहाँ पर इसी से रिलेटेड है। छाया का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन, कैसे बनती है छाया? प्रकाश के अवरोध से होता है। बहुत अच्छी बात, सिंपल एक लाइन में कही गई और पूरी बात क्लियर हो गई। जो छाया बनती है, जो छाया का निर्माण होता है, वो प्रकाश के अवरोध से होता है। प्रकाश के अवरोध के कारण ही छाया बनती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। प्रकाश के रास्ते में जब कोई चीज़ आ जाएगी और नॉन ट्रांसपेरेंटेबल होगी, अपारदर्शी होगी, तो वहीं पर छाया निर्मित हो जाएगी। क्लियर है? अगर आपसे छाया के बारे में आता है तो आप ये भी छाया के बारे में लिख सकते हैं, ये भी।
अगर अति लघु उत्तरी में आता है तो ये लिख के आप छोड़ दिएगा, जो है बड़े वाले में आता है तो चाहिए तो दोनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और छाया का एक हल्का सा फिगर बना दीजिए, ये आपका उचित तरीका हो जाएगा आंसर राइट करने का। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं छाया के बारे में। 2 ही लाइन थी, उससे ज़्यादा छाया के बारे में कुछ है नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात है ग्रहण। ग्रहण यानी कि इक्लिप्स। ठीक है, अब देखते हैं ग्रहण क्या है। देखिए पहले आप एक डायग्राम देखिए, दिख रहा है आपको? ये उम्मीद है कि हाँ आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। ठीक है, देख सकते हैं आप कैसा, मतलब काफ़ी अजीब सा एक इंटरेस्टिंग सीन है। देख रहे हैं, ये ग्रहण लगा हुआ है, ये एक डायग्राम है जब ग्रहण का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। देखिए पहले ग्रहण के बारे में समझते हैं। ग्रहण जब किसी पिंड के परिपेक्ष किसी दूसरे पिंड के अवलोकन, या अवलोकन यानी कि देखने पर किसी अन्य तीसरे पिंड के कारण बाधा उत्पन्न होती है तो उस पिंड के सापेक्ष ऐसी घटना को ग्रहण कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से एक बात कही जाए, क्या? जब किसी पिंड के परिपेक्ष, एक पिंड ये है, ठीक है, किसी दूसरे पिंड को देखा जा रहा है, किसी दूसरे पिंड को देखा जा रहा है। ठीक है, कोई एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, इस पिंड से इस पिंड के सापेक्ष में किसी दूसरे पिंड को जो देखा जा रहा है, अवलोकन किया जा रहा है, में किसी तीसरे अन्य पिंड के कारण, में बात आ गई ना यहाँ पे, देखिए में लिखा है, मतलब इन दोनों के बीच में किसी तीसरे पिंड के कारण बाधा उत्पन्न हो रही, इसके कारण अब बाधा आ रही है, तो उस पिंड के सापेक्ष ऐसी घटना को ग्रहण कहते हैं। फिर इस पिंड का इस पिंड के सापेक्ष ग्रहण कहलाएगा कि ग्रहण लग गया, ये घटना जो हो गई ग्रहण हुई। समझिएगा बात को, जब किसी पिंड के सापेक्ष, एक ये पिंड है, इस पिंड के सापेक्ष किसी दूसरे पिंड को, इस पिंड को देखा जा रहा था, इस पिंड का एनालिसिस किया जा रहा, अवलोकन हो रहा था, लेकिन इस पिंड के कारण बाधा जब क्रिएट हो गई तो ऐसी जो घटना हुई, इस घटना को ग्रहण करते हैं, इस घटना को ग्रहण कहते हैं कि ग्रहण लग गया, ग्रहण लग गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। आपसे आए प्रश्न ग्रहण क्या होता है तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी पिंड के परिपेक्ष किसी दूसरे पिंड के अवलोकन में किसी तीसरे पिंड के कारण बाधा उत्पन्न होती है तो उस पिंड के सापेक्ष ऐसी घटना को हम ग्रहण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हैं ये भी समझते हैं। ग्रहण के कई कारण हो सकते हैं, जो ये ग्रहण इक्लिप्स लगता है ना, इसके कई रीजन्स हो सकते हैं। रीजन क्या क्या है? जब दो पिंड के बीच में, जब दो पिंडों के, एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, जब दो पिंडों के बीच में कोई तीसरा पिंड आ जाए, कोई और पिंड आ जाए, तो उस पिंड से आने वाला जो प्रकाश का स्रोत होता है वो बंद हो जाता है। जैसे इस पिंड से प्रकाश का स्रोत इसके पास जा रहा था, अब ये बीच में आके बाधा बन गया, तो यहीं पे प्रकाश रुक गया, यहाँ तक जा नहीं पाया, स्रोत क्या हुआ? प्रकाश का बंद हो गया। वास्तव में ग्रहण आकाशीय पिंड की स्थिति के कारण होता है। रियल में बात क्या होती है कि जो ग्रहण लगता है वो जो आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड का मतलब आप समझ रहे हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी, इनकी स्थिति, इनकी जो पोजीशन होती है उनके कारण होता है। ये अपनी पोजीशन से चेंज हो जाते हैं जहाँ पे चलते रहते हैं। अब जैसे कोई काम है, कोई मशीन का पार्ट है, कोई भी चीज़ अपने रास्ते पे हो रही है, उसका मतलब एक रास्ता सेट है कि वो वहीं चलेगी, वहीं रहेगी तभी सही चलेगी और दूसरे का भी वर्क होने देगी। लेकिन अचानक अगर कोई जैसे होता है कि कोई बेल्ट टूट गई किसी चीज़ की, या कोई नट बोल्ट वगैरह खुल गया, कुछ भी हो गया, तो सारा काम जो है रुक जाता है। वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि किसी के बीच में अगर कोई तीसरा आ जा रहा है तो तब वहाँ पर ये स्थिति क्रिएट होती है जिसको हम ग्रहण कहते हैं, जो रास्ते में बाधा बन जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? सिंपल तरीके से है ग्रहण। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आगे दिया गया है ग्रहण जो होता है, इक्लिप्स जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक चंद्र ग्रहण होता है, एक सूर्य ग्रहण। लगता है ना, कहते हैं ना आज चंद्र ग्रहण लगा है, आज सूर्य ग्रहण लगा है, तमाम बातें बोलते हैं, अलग अलग है। चलिए देखते हैं, इनको भी समझना ज़रूरी है। सिलेबस में दिया है, आपको लिखने को आएगा और लिखने को मिलेगा, और जो असाइनमेंट मिलता है ना उसमें भी ये मिलता है। मुझे तो मिला था, इतना मुझे याद है। फिर ये देखिए, यही है, पढ़ते समय याद आ जाता है कब क्या मिला था, कैसा था। ठीक है, चंद्र ग्रहण, सबसे पहले चंद्र ग्रहण समझते हैं, जिसको हम लूनार इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लूनार इक्लिप्स। देखिए चंद्र ग्रहण का एक सीन देखिए, दिख रहा है? देखिए
ये इनका धब्बा वगैरह जो कहते हैं ना, चाँद में दाग है, वो सारी चीज़ें हैं। सभी में देख देखिए ग्रहण लग रहा है कैसे, एक सीन ये, फिर ये और हावी हुआ, फिर देखिए अब देखिए एक हल्की सी लाइन दिख रही है, बाकी पूरा ग्रहण लगा हुआ है। मैं आपको जो भी चीज़ बता रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि साइंस एक एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट होता है, जो देखकर मैं साथ तो नहीं हूँ कि मैं करवा दूँ प्रैक्टिकल या कोई चीज़ें हैं, ठीक है। इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि हर एक चीज़ को जितना पॉसिबल हो सके उतना उचित तरीके से आपको एक अच्छी नोट्स दूँ, ताकि आपको ये नोट्स हमेशा काम आए, टेट सुपर टेट में भी काम आए, क्योंकि अभी पढ़ना है, ठीक है। कोई भी नोट्स को लिख के फेंकिएगा मत, ठीक है। अभी बहुत काम आने वाला है, इसीलिए हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, जितना बेटर तरीके से, जो चीज़ें मुझे नहीं प्रोवाइड हुई, मुझे नहीं मिली, मैं चाह रही थी कि मुझे ऐसे ऐसे मिल जाए, वो चीज़ मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको उतना बढ़िया मुहैया करा दूँ, दे दूँ कि आपका काम अच्छे से हो जाए, ठीक है, फ्री में हो जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग जो है नहीं हो पाते हैं, कैपेबल नहीं करने के लिए, लेकिन अच्छे से समझिए, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप अच्छे से समझिए, ठीक है। दिख गया? आप चले आगे, चलिए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सिंपल सी बात को समझिएगा, जब सूर्य सन, चंद्रमा मून के बीच अर्थ आ जाता है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ऐसी स्थिति को चंद्र ग्रहण, लूनार इक्लिप्स कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है, बात को ध्यान से, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। और एक बात, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, एक पिंड ये, एक पिंड ये, एक पिंड के बीच में तीसरा पिंड आ गया। यही आपने पढ़ा ना ग्रहण की स्थिति में कि दो के बीच में कोई तीसरा आ जाए। वही बात यहाँ पर है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी एंटर कर जाती है, पृथ्वी घुस जाती है, तब पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ने लगती है, और ऐसी स्थिति को हम चंद्र ग्रहण करते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा है, चंद्र पर ग्रहण लगा है। आज चंद्रमा को दिक्कत है, चंद्रमा को ग्रहण लग गया है। समझ में आई बात? ये हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, क्या है, तो आप बताएंगे कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, और ऐसी ही स्थिति को हम चंद्र ग्रहण यानी कि लूनार इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम एनीवन? मुझे उम्मीद है कि नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब चंद्र ग्रहण के इसका एक फिगर और देखिए, ये है सूर्य। आपको अगर आता है एग्ज़ाम में तो आप चंद्र ग्रहण के बारे में लिखेंगे, और ये वाला डायग्राम, वो तो मैंने आपको रियल व्यू में दिखाया कि देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, जो आपको कभी नेकेड आई से देखने को मिलता है। लेकिन अभी मैंने आपको जो बताना है वो आपकी जो बात कही गई तो उस पर ये डायग्राम है। ये है सूर्य और ये है मून, इन दोनों के बीच में अपना संबंध था, ठीक है। अब बीच में क्या हुआ, पृथ्वी आ गई। यही बात कही जा रही ना कि सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। अब जब पृथ्वी आ गई तो सूर्य ये जो प्रकाश दे रहा था, देखिए एक दो प्रकाश का सोर्स जो जा रहा था, ये यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, और इसकी जो परछाई वो इस पे पूरा पड़ गई। ये पूरा ढकता चला जा रहा है, घेरता चला जा रहा है, घेर लिया पृथ्वी ने इसको, ठीक है। तो यही बात है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, पृथ्वी की वजह से, पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर ग्रहण लग गया, ठीक है। ये है चंद्र ग्रहण का एक अच्छा सा डायग्राम जो मैंने आपसे शेयर किया। अगर क्वेश्चन आएगा आप सब हूबहू बनाएंगे ऐसा, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की, सोलर इक्लिप्स। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी के जिन क्षेत्रों में चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है वहाँ सूर्य ग्रहण होता है। अभी सूर्य के और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ रही थी, अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा। ये हमें तो मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि कभी कभी बदला लेंगे, टिट फॉर टैट, तो वही चीज़ हमें तो लगता है कि पहले पृथ्वी ने किया होगा तो अब चंद्रमा कर रहा है। एकदम हूबहू ऐसे पलट गई ये चीज़ें ना, ठीक है। वो मजाक की बात है, सीरियस नहीं लीजिएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के इसी संबंध के बीच में चंद्रमा घुस जा रहा है, तो पृथ्वी के जिन क्षेत्रों में, पृथ्वी का जो एरिया है, जब चंद्रमा उसको पूरी तरीके से कवर कर ले रहा है, ढक ले रहा है, तो वहाँ पे
सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, ऐसी सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होती है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। 2 दिन आपको और ध्यान में रखना है। ठीक है, वर्ष में न्यूनतम मतलब मिनिमम 2 बार और ज़्यादातर अगर होगा तो 5 बार। एक साल भर में अगर मिनिमम है तो 2 बार सूर्य ग्रहण लगेगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5 बार लगेगा। ठीक है, मैंने आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सिंपल शब्दों में बता दिया। अब चलिए देखते हैं सूर्य ग्रहण के प्रकार, टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स। ये यहाँ कैसे आ गया? अच्छा सॉरी सही है, यहाँ पे है सूर्य ग्रहण के प्रकार। ठीक है, हमने सूर्य ग्रहण भी पढ़ लिया, हमने चंद्र ग्रहण भी पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सूर्य ग्रहण के प्रकार है। सूर्य ग्रहण कई तरीके का होता है, ये जानते हैं। चलिए, पहला यहाँ पे है पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, पूरा सूर्य ग्रहण लगता है, टोटल इक्लिप्स कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी पास रहते हुए, कौन? चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी पास एकदम नज़दीक रहते हुए भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो पृथ्वी से सूर्य पूरी तरह ढकी हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी जो होती है वो सूर्य से पूरी कवरेज प्रतीत होती है और तथा पृथ्वी पर कुछ हिस्सों में अंधेरा छा जाता है। ऐसी स्थिति को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। देखिए कैसे, इसका एक फिगर देखिए, ये दिख रहा है। बाप रे, इतना मतलब पूरी पृथ्वी एकदम काली हो गई है। ये पूरा सूर्य ग्रहण लग गया, कोई प्रकाश हो ही नहीं पा रहा है, एकदम कवर हो गया, क्योंकि छोटा है, उसका आकार बड़ा है। वही बात आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक रहते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है और पृथ्वी जो होती है वो सूर्य से पूरी तरह से कवर हो जाती है, तो पृथ्वी के कुछ हिस्से में जो अंधेरा सा जाता है और पूरा ब्लैक होल लगता है, इसको कहते हैं कि पूरा कंप्लीट सूर्य ग्रहण लगा है। ठीक है, एक प्रकार हो गया। आगे चलते हैं दूसरा, आंशिक सूर्य ग्रहण यानी कि पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल यानी कि कुछ ही हिस्सों में, जब चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को, ये देखिए यहाँ पे अभी तक क्या भाग था कि पूरे भाग को कवर कर लिया और ढक लिया, तो वो पूरा हो गया। अब कुछ भाग को कर रहा है, ढक पाता है, और सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ ही पार्ट ऐसा होता है जो सूर्य का नहीं दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी से नहीं देखने पर कुछ हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता है, उसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसा इसका एक डायग्राम है, आपको दिख रहा है, ये आपका आंशिक सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। ये देखिए इतना हिस्सा नहीं दिख रहा है, देखिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार यहाँ पे है वलयाकार सूर्य ग्रहण, एनुलर इक्लिप्स। ये क्या है ये देखते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी दूर है, चंद्रमा जो है, मून जो है, वो अर्थ से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है, दूर रहते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा, आप जो पृथ्वी से देख रहे हैं चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरीके से ढक लिया गया, चंद्रमा के द्वारा सूर्य पूरा कवर हो गया है, नहीं दिखाई देता है, बल्कि सूर्य के चारों ओर बाहरी हिस्से में उसका जो रिंग के जैसा प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति को हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वलयाकार में चंद्रमा पूरा कवर कर ले रहा है सूर्य को, सिर्फ उसका एक रिंग का जो स्ट्रक्चर वही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। इसको हम एनुलर इक्लिप्स कहते हैं। अब इसका भी डायग्राम देखिए, ये कुछ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सीन है बहरहाल, लेकिन ये पूरा हिस्सा जो है ये चंद्रमा ने कवर कर लिया है। बस सूर्य का जो आकार बड़ा होने की वजह से ये एक डायमंड के रिंग जैसा प्रतीत हो रहा है, उसकी एक रिंग दिख रही है, तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। ये तीसरा सूर्य ग्रहण है जो सूर्य ग्रहण के प्रकार मैं आपको बता रही थी। ठीक है, तो तीनों प्रकार मैंने आपसे शेयर कर दिया कि सूर्य ग्रहण किस किस तरीके से लगता है। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? विद डायग्राम मैंने दिखाया कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। चलिए आगे। अब एक टॉपिक यहाँ पर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से। ये भी आपके सिलेबस में दिया था, फिलहाल आप जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे दिया है तो ये भी देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप सभी जानते हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ये आप जानते हैं, मुख्यालय बेंगलोर में। संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई इनका पूरा नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। से स्थापना की जो तारीख है वो 15 अगस्त 1969 है। सभी लोग ध्यान से रखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, इससे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, आदर्श वाक्य कहा गया है मानव जाति के सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये एक टाइटल है, स्लोगन भी कभी कभी कहा जाता है कि इनका स्लोगन है, ध्यान रखिएगा इसको।
मूल संगठन अंतरिक्ष विभाग है और सहयोगी कंपनी जो थी वो विक्रम साराभाई के अंतरिक्ष केंद्र की जो है सपोर्टिव कंपनी थी। आपको क्या याद रखना है? मुख्यालय, संस्थापक और तारीख, ये 3 आपको याद रखना है। बाकी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है, ठीक है। चलें आगे, आपके सिलेबस में था इसलिए मैंने कहा बता देती हूँ। अब सबसे पहले इनके कुछ अंतरिक्ष अभियान में देखिए आर्यभट्ट है, ठीक है। आर्यभट्ट का नाम सबसे ज़्यादा फेमस है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे ज़्यादा जो एक सैटेलाइट के रूप में है। लॉन्चिंग की जो लॉन्च डेट जो थी इसकी वो 19 अप्रैल 1975 थी, ये बात ध्यान रखिएगा। नाम और डेट याद रखिएगा कब हुई थी, तो पहला आर्यभट्ट है 19 अप्रैल 1975 में, ठीक है। मैं आपको आर्यभट्ट दिखा देती हुई, देखिए कुछ ऐसा था। वाओ इंटरेस्टिंग। ये यहाँ पे देखिए नाम जो जो मतलब जो सैटेलाइट उपग्रह वगैरह भेजा जाता है ना, उस पर उसका नाम साइन वगैरह सब कुछ किया जाता है। तो देखिए इसका नाम आर्यभट्ट था। उस समय की एक इमेज पड़ी हुई थी, मुझे मिली है, मैंने कहा दिखा दूँ आपको। ये आर्यभट्ट का एक उपग्रह है, दिख रहा है, आर्यभट्ट उपग्रह सैटेलाइट है, ठीक है। चलें आगे, ये इंडिया का पहला था। इस तरह दूसरा एक और है, रोहिणी है। रोहिणी बहुत अलग है, रोहिणी 1 रोहिणी 2 करके है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ रोहिणी के नाम से बता रही हूँ। ये देखिए रोहिणी, देखिए कैसे है, दिख रहा है। ये इस तरह की सैटेलाइट होती थी जो भेजी जाती है, जो लॉन्च की जाती है, ठीक है। तो 2 मैंने नाम बता दिए आपको। नाम आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, नाम यहाँ पे ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको दिखाया। एक आर्यभट्ट और एक रोहिणी। इस तरह बहुत सारे इनसैट भी है, इनसैट ए है, बहुत सारे हैं, भास्कर है, तमाम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह नासा के बारे में, ये है नासा, देखिए इनका लोगो देखिए, दिख रहा है। अमेरिका की जो चीज़ें हैं, जो इनकी कंपनियां हैं, जो इनकी चीज़ें हैं, ये कुछ यूनिक दिखती हैं। इन वाकई में देखिए ये तो एक इमेज के रूप में हमें मिल रहा है, ठीक है। अभी रियल लाइफ में हमें ये चीज़ वहाँ पे जाके देखनी हो और ऐसा ही ये हूबहू बना है तो वाओ, इट्स कितना प्यारा है, इट्स सो इंटरेस्टिंग ना, लग रहा है ना, ब्यूटीफुल लग रहा है ना, कितना सुंदर है, खूबसूरत है। कुछ चीज़ें ऐसे क्रिएट ही की जाती है कि जो आंखों को भा जाए, यही एक खूबियाँ है अमेरिका में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल कोई नहीं, अपना इंडिया बेस्ट है, जहाँ रहो वहाँ की बुराई नहीं करनी चाहिए कभी। मुझे तो अपने इंडिया से प्यार है, बाकी मैं किसी का नहीं जानती। फिलहाल नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या जिसे संक्षेप में छोटे रूप में नासा कहते हैं, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये आपको ध्यान रखना और आपको आता भी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की शाखा है ये, ठीक है, जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एरोनॉटिक्स और स्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है, बनाई गई है, जहाँ पे हम ये रिसर्च करते हैं, ठीक है। देखिए इनका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना है। संस्थापक इनके हैं डिवाइड डेविड आइजनहावर, क्या है, आइजनहावर, ठीक है, इनका नाम यहाँ पे है डिवाइड डेविड आइजनहावर, ठीक है, ये संस्थापक है। फिलहाल ये देखिए विक्रम साराभाई इंडिया में हम लोग रहते हैं तो वो खासकर पूछ लिया जाता है। वैसे मैंने ऐसा प्रश्न कभी देखा नहीं इसलिए बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लेता है तो आना चाहिए। संस्थापना की तारीख क्या है? 19 जुलाई 1958, यूनाइटेड स्टेट। ये आपको डेट इनकी याद रखनी है और उनकी भी डेट याद रखनी है। उनका मुख्यालय, इनका मुख्यालय, उनके संस्थापक, इनके संस्थापक, ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको, हाँ, और फुल फॉर्म याद रखना। इससे ज़्यादा आपको इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आएगा, आपको क्लियर है, ठीक है। जो बेसिक चीज़ थी मैंने आपसे वो शेयर कर दी, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इनका भी आप देख लीजिए। तो स्पुतनिक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, साइंस की क्लास जब ऊपर ले रही थी, जब मैंने उपग्रह पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। इनकी जो लॉन्चिंग डेट है वो 4 अक्टूबर 1957 है। 7:28 PM पर इसको लॉन्च किया गया था। 7:28 बजे PM पर इसको लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर को 1957 को, स्पुतनिक, ठीक है। ये सबसे पहली एक सैटेलाइट थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये बात यहाँ पर थी। ये देखिए कुछ ऐसी थी, ये सैटेलाइट का फिगर देख लीजिए। मैंने आपको उसका आर्यभट्ट और रोहिणी का भी दिखाया, तो इनका भी देखिए, ये स्पुतनिक थोड़ा अलग यूनिक, देखिए कितनी यूनिक चीज़ें हैं इन लोगों का, ठीक है। ये पूरी अर्थ की फर्स्ट सैटेलाइट थी, क्लियर है। मैंने आपको ये भी चीज़ें शेयर कर दी, जो भी चीज़ें इंटरेस्टिंग थी, अच्छे टॉपिक्स थे, वो सब मैंने आज आपको शेयर किया, सब कुछ अच्छे से बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ये क्लास आज हम यहीं तक करते हैं। अब इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसमें आपका उल्का पिंड वो सब बताना है। टॉपिक उसमें अच्छे हैं, आकाशगंगा वगैरह शेयर करूंगी। अगर उम्मीद है कि अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हम कल 10 बजे सुबह फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।